hello and welcome all of you. I Divya welcomes you all back to the YouTube platform of Udan IAS Academy. In this video, we are going to discuss some most important MCQs related to subject computer. As you all know, the questions related to computer will be asked in the hostel warden or शिक्षक भर्ती परीक्षा or many more CG WAPM exams. So let's start the video. Our first question is, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कहता है डैश एक कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि सीधे सीधे हमको समझ आ रहा है किससे रिलेटेड है, ये कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। इट मींस इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम है कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी आजकल कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल फैक्चुअल और ट्रिकी नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा डीप डेप्थ में जाके आ रहे हैं। तो उस हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क की आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक केंद्रीय सर्वर जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता मतलब उसके मेमोरी एलोकेशन तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा, उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे, उसका आंसर है क्या आपका फाइल सर्वर। आपको जब कंप्यूटर नेटवर्क या फिर इंटरनेट के अंदर आप पढ़ते होंगे विभिन्न सर्वर्स के बारे में, जहां आपने पढ़ा होगा वहां आपने देखा होगा एक फाइल सर्वर, वही है इसका आंसर। तो फाइल सर्वर जो होता है ना वो नेटवर्क पर एक क्या होता है, केंद्रीय सर्वर होता है जो आपको इस भंडारण क्षमता तक पहुंचाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य है? मूलभूत कार्य नहीं है बोल रहा है, एक्चुअली में मतलब बेसिक काम नहीं है। मेमोरी को मैनेज करना, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना या उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम टर्म देख रहे हैं ना, आप इससे समझ पा रहे होंगे कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपका हेडिंग है। ये है आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर जो हमारा टॉपिक होता है उसके अंदर हम बेसिकली 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। एज यू नो, फर्स्ट होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और लास्ट होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके अंदर आता है क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यही एक सबसे मेन सबसे मूलभूत क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रन करने में क्या करेगा, काम करेगा। अब इसका अंदर का बात पूछ रहा है कि वो मेमोरी को मैनेज करता है क्या, तो बिल्कुल करेगा। बोलता है वो वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करता है क्या, तो ये देखते हैं करता है क्या, करेगा। अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करता है तो ये बिल्कुल करता है। उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करता है तो ये भी करता है। एक्चुअली में ना ये चारों ही बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस ऑप्शन बी को फिर से बढ़े ना, और वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, तो एक्चुअली में ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है ना, ये सबसे इररिलेवेंट नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई हम इसको आंसर लेंगे ऑप्शन बी को, कि ये जो है वो उसके बेसिक काम में नहीं गिना जाएगा, उसके एक्सटर्नल या अदर वर्क्स में आप इसको भले कंसीडर कर पाओगे। फिलहाल अगर हमको एक आंसर चूज करना है तो हम ऑप्शन बी को लेंगे कि वह वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड ही ले सकते हैं अपन। तो एमएस वर्ड ये प्रदान करने का उसका काम नहीं है। वो एमएस वर्ड जो है वो दूसरा कैटेगराइजेशन जिसको मैं बोलूंगी क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके अंदर आएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा एमएस वर्ड, इसलिए वो उसमें नहीं आएगा। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लास्ट आता है जिसके अंदर बेसिकली हम एंटीवायरस को लेते हैं। तो आपने देखा सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसे प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीपीआई डॉट्स पर इंच क्या मापता है? डीपीआई सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जरूरी है। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, हिंदी में भी वैसा ही इंग्लिश में भी वैसा ही याद करेंगे इसको। अगर बोले मापेगा क्या, तो बिट्स की संख्या, स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व, डिस्क पर बिट्स का घनत्व, या फिर हार्ड डिस्क पर संग्रहित ग्राफिक फाइल का घनत्व। तो आप लोगों को इसको समझाने के लिए मुझे एक ड्राइंग दिखाना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई देने वाला जो कोई भी इमेज होता है वो किसमें विभाजित होता है, तो हम सभी जानते हैं वो कुछ इस तरीके से पिक्सल्स में डिवाइडेड होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो अगर प्रिंटेड फॉर्म में आएगा या प्रिंट होने के पहले वो किस फॉर्म में रहेगा, तो वो एक्चुअली में ना डॉट्स के रूप में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसे ही क्या बोला जाएगा, डॉट्स पर इंच, मतलब 1 इंच में उपस्थित डॉट्स की कुल संख्या। तो डॉट पर इंच जो है ना, जब आप क्या पढ़ते होंगे, प्रिंटर पढ़ते होंगे, तो प्रिंटर की गुणवत्ता का एक बहुत बढ़िया मात्रक होता है, बहुत ही सही मात्रक किसको माना जाता है, डॉट्स पर इंच को। तो यहाँ पर बोला जाए अगर कि ये क्या मापेगा, तो सही आंसर हो जाएगा यह मापेगा स्क्रीन पर पिक्सल का क्या, घनत्व। तो डॉट पर इंच इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या है। सॉफ्टवेयर कोड, अगर यहाँ पे इस कोड का मतलब मैं बताऊं तो ये एक प्रोग्राम से रिलेटेड क्या है, टर्मिनोलॉजी है। कंप्यूटर प्रोग्राम बोल लो चाहे कंप्यूटर आप कोड बोल लो, दोनों ही क्या है, लगभग समान माने जाएंगे। बोल रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या कोड में त्रुटि, त्रुटि मतलब कि एरर्स, एरर्स जिसको कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। ध्यान आ रहा है, उनको ढूंढने की प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। हम लोग कंप्यूटर के प्रोग्राम में मिलने वाले एरर्स को बग बोलते हैं, और उस बग को दूर करने की प्रक्रिया, उस बग को हटाने की प्रक्रिया को पता है क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं डीबगिंग, उसको हम लोग बोल देते हैं डीबगिंग। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही ऐसे ही याद रखेंगे, इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे बग याद रखेंगे, एग्जाम में वैसे ही लिखता है, और इसको आप लोग याद रखेंगे क्या, डीबगिंग। तो यहाँ पर प्रश्न है ये नहीं कि बग को हटाने की प्रक्रिया, प्रश्नकर्ता पूछ रहा है बग को खोजने की, फाइंड करने की प्रक्रिया, और वो कहलाएगी कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या डीबगिंग। देखिए डीबगिंग आया, जो मैंने आपको टर्म अभी बताया, डीबगिंग होता है हटाने की प्रक्रिया, लेकिन खोजने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, टेस्टिंग कहेंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप ध्यान रखेंगे, ये सभी टर्मिनोलॉजीज है इसके, ठीक है। प्रोग्राम के चलने की या फिर उसे क्रियान्वित होने की प्रक्रिया रनिंग कहलाती है। कंपाइलिंग जो होता है वो क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लो लैंग्वेज लैंग्वेज कन्वर्ट करने की प्रक्रिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कैसे टर्म्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने की अनुमति देता है। द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, आजकल आप सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल में आजकल स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है। यूट्यूब में भी छोटे छोटे बच्चे भी चला लेते हैं आजकल। यूट्यूब के बाजू में एक माइक जैसा सिंबल दिया होता है, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, तो उससे आप लोग टच करके क्या है, बात अपनी बोलने लगते हैं। ध्यान देंगे, अगर कभी आप जब वहां पे कोई भी वर्ड में बोलेंगे या फिर अपनी स्पीच जहां पर देंगे, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ABCD, मतलब कि उस जो आप बोलते रहते हो ना, गाने का नाम भी बोलोगे ना, तो वो उस गाने को वहां पे लिख देगा, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम यही होता है, तो वहां पर वो लिख देता है, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है। पर्टिकुलर इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन, चैट, मैसेज या उपरोक्त सभी। तो इसको चैट तो नहीं बोला जाता, चैट किसको बोला जाता है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम अपने इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको चैट बोलेंगे। मैसेज बोलेंगे पर्टिकुलर एक संदेश को। उपरोक्त सभी होगा नहीं क्योंकि ये दोनों है नहीं, इसको बोला जाता है स्पीच रिकॉग्निशन, और या फिर इसको कभी बोलता है SRS, इट मींस व्हाट, स्पीच रिकॉग्निशन, और ये S मतलब होता है सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, जहां पे ये व्यक्ति अपने बात को बोलेगा और उसको कंप्यूटर ABCD के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पहले से सेव्ड कीवर्ड के साथ मैच करेगा और आपको डिजायर्ड आउटपुट निकाल के देगा। बहुत सारे सजेशंस देता है वो आपको, हमको जो भी गाना सुनना होता है हम उसमें से सुन लेते हैं। तो ये है आपका SRS। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा ब्राउजर पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, Ctrl+T, W, A या फिर Y। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू कीबोर्ड शॉर्टकट। आप सभी को मालूम है कीबोर्ड में तमाम ये जो बटन यहाँ पे लिखे हुए हैं हमको मिलेंगे। अगर मैं बोलूं कि ब्राउजर मतलब कि क्या, इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए जो माध्यम होता है ना, उसको ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर भी करके पढ़े हो आप लोग। तो वेब ब्राउजर में जो भी आप अपना वेबसाइट ओपन करते हो, उसका जो पेज कहलाएगा कह सकते हो, या कई सारे पेज आप उसमें ओपन करते हो, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग टैब्स। तो उन टैब को बंद करने के लिए कोई शॉर्टकट है क्या, तो बिल्कुल है। उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+W, ठीक है, Ctrl+W है, पूरा रटने की बात है ये। अगर मैं बोलूं यहाँ पर ब्राउजर का इस्तेमाल करने समय अगर आपको और भी कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स काम आने हैं तो क्या क्या है, तो ये मैंने आपके सामने एक स्लाइड ओपन किया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्रोम बुक लिखा है। ये क्रोम बुक मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करने के समय उपयोग की जाने वाली बहुत सारी, यहाँ पे मैंने क्या डाली है, आपके शॉर्टकट्स डाला है। कुछ कंट्रोल के साथ दबाए जाएंगे, जैसे कि अगर आप Ctrl+W करेंगे, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल के साथ W करेंगे तो टैब क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर आप Ctrl+T करोगे, जो कि हमारे ऑप्शन में भी था, तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा टैब।
अगर आपको क्या करना है, प्रिंट करना है उस पर्टिकुलर पेज को, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पी करना पड़ेगा। वैसे ही बहुत सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वैसे ही अगर मैं बोलूं आल्ट के साथ भी कोई यूज है क्या, तो बिल्कुल याद है। अगर आपको क्रोम का मेनू खोलना है, कि उसमें होता है ना एक हिस्सा जिसमें डाउनलोड, न्यू, फाइंड, सेव लिखा होता है, तो अगर वो ओपन करना है तो आल्ट के साथ ई या एफ दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है। कुछ शॉर्टकट्स यहाँ भी दिए गए हैं, इन सब का इस्तेमाल करके आप क्रोम इस्तेमाल करते समय या फिर कोई भी ब्राउजर इस्तेमाल करते समय बिना बिना माउस की सहायता से, कीबोर्ड से आसानी से इनको क्या कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। तो कौन सा ब्राउजर को टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाएगा का आंसर होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो कंट्रोल ए और कंट्रोल वाई के भी अपने फर्दर यूजेस हैं। कंट्रोल ए तो सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, आप सभी जानते हो, और कंट्रोल वाई का फिलहाल ब्राउजर में कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन रीडो की प्रक्रिया के लिए एमएस वर्ड में करते हैं। तो थोड़ा बहुत इनको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि सॉफ्टवेयर में इसका अलग यूजेस है, और यहाँ पर ये ब्राउजर की मैं बात कर रही हूँ, जहां पे आप वेब ब्राउजिंग करेंगे, इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, उस समय की बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, कौन सा भाग कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करेगा। तो इंफॉर्मेशन का मतलब ही हो जाता है क्या, संदेश या कोई भी डेटा या मैसेज, ठीक है। संदेश, डाटा भी बोलते हो, मैसेज भी बोलते हो, कोई भी बात बोल सकते हैं। उनको स्टोर कौन सा हिस्सा करता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव या फिर प्रिंटर। तो मॉनिटर क्या होता है, एक तरीके का आउटपुट डिवाइस जो केवल हमको चलचित्र को दिखाने के काम करेगा, ये तो होगा नहीं स्टोर करने के लिए, कोई भी स्टोरेज माध्यम ये नहीं है। कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड एक कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ये भी बिल्कुल स्टोर नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं डिस्क ड्राइव की, तो ये एक हद तक सही आंसर लग रहा है। और लास्ट अगर मैं देखूं प्रिंटर, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, और ये भी स्टोरेज डिवाइस के जैसा इस्तेमाल नहीं होता। तो केवल एक ही ऑप्शन थोड़ा रेलेवेंट दिख रहा है यहाँ पे, और वो है ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। इस डिस्क ड्राइव को आप समझ सकते हो जैसे कि आपके पास बाद में कौन सी डिवाइसेस पढ़ेंगे आप, ऑप्टिकल डिस्क पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डिस्क पढ़ेंगे, है ना। ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडी, डीवीडी, सुना है ये सब। मैग्नेटिक डिस्क जैसे कि आप लोगों ने पहले ही देखा है, फ्लॉपी डिस्क, इस टाइप का आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सब बाद में और आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि इसमें आप क्या लिखते हो, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, है ना, ये सब आप पढ़ते हो। तो ये सभी जो है ना, ये वाले, इनको लगाने के लिए जो ड्राइव होगा, जो हिस्सा होगा, उसको बोला जाता है ड्राइव। तो यहाँ पे डिस्क ड्राइव ही एक एप्रोप्रिएट आंसर है, स्टोर करने के लिए वही इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ड में, वर्ड कहने का मतलब है इसका कौन सा वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसमें पृष्ठ का मार्जिन डैश से बदल सकते हैं। मार्जिन कहाँ से बदलोगे, स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स ड्रैग करने से, मार्जिन बाउंड्री को मिटाने से, मार्जिन बाउंड्री को ड्रैग, ड्रैग मतलब खींचना या ले जाना से, रूलर पर दाहिने माउस बटन को दबाने से। तो माउस के ये कौन सा बटन हो रहा है, ये है आपका लेफ्ट बटन, या हिंदी वाले जानेंगे बाया बटन। ये कौन सा बटन है, दाया बटन, राइट बटन, या फिर राइट साइड का बटन बोल सकते हैं। ये जो बीच वाला दिख रहा है, ये कौन सा बटन कहलाता है, सेंट्रल बटन, या फिर इसको आप सेंट्रल व्हील भी बोलते हो, क्योंकि आजकल उसको ऐसे चक्के वाले में बदल दिया गया है। पहले वहां बटन होता था, अब व्हील होता है। व्हील मतलब आप अपने जो स्क्रॉल बार है उसके जैसा वहां पे इसको इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4, रूलर पर रख कर दाहिने माउस बटन को दबाने से। तो दाहिने माउस का बटन मतलब ये वाला हिस्सा, उसको क्या करने से, दबाने से आपका क्या होगा, मार्जिन सेट होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से वर्ण हटाने, वर्ण का मतलब होता है कैरेक्टर, है ना, एक एक अल्फाबेट या कोई अक्षर के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो प्रश्न कहेगा, कौन सी कुंजी, कुंजी मतलब बटन, को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर का वर्ण मिटाने के लिए प्रयोग करोगे। बैकस्पेस को, डिलीट को, इंसर्ट को, या ESC मतलब एस्केप को।
आप लोगों को पता होगा ये जो तमाम बटन यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कीबोर्ड बटन्स होते हैं, कीबोर्ड के कीज होते हैं। यहाँ पर बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट और ESC मतलब एस्केप दिया है। एस्केप बटन जो होता है वो चलायमान प्रोग्राम से बाहर आने या हैंग की स्थिति में हम इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं होगा। इंसर्ट बटन कोई नई चीज, कोई टेबल, कोई वहां पे पिक्चर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रही बात बैक स्पेस और डिलीट की, तो कंसेप्चुअल है, अगर आप कीबोर्ड इस्तेमाल किए हो, वर्ड में काम किए हो, आपको मालूम होगा। यहाँ पर देख पा रहे हो, मान लिया जाए ये मेरा क्या है, कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ अ नेजी कन्फर्म लिखा है। यहाँ पर आपका कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, कर्सर कहाँ रखा हुआ है, ये O और F के बीच में रखा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ अगर O और F के बीच में कर्सर है, यदि मैं बैक स्पेस बटन दबाऊंगी तो किधर का डेटा मिटेगा, वो मिटेगा किधर का, लेफ्ट साइड का, ठीक है। और अगर मैं डिलीट बटन दबाऊंगी कीबोर्ड का तो किधर का मिटेगा, राइट साइड का, ठीक है, राइट साइड का। तो ये आपको बता दे रहा है, अगर आप बैक स्पेस दबाओगे तो किधर का मिटेगा, लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड का डेटा मिटाने के ये काम आता है। बिल्कुल वैसे ही डिलीट, अब जब आप क्या करोगे, डिलीट बटन दबाओगे, कर्सर यहाँ है तो आपका F मिटेगा, फिर धीरे से ये स्पेस मिटेगा, A मिटेगा, एक एक वर्ण मिटेगा और साथ ही एक एक स्थान ये बाईं ओर खिसकने भी लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बहुत ध्यान रखना। तो ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइट को देखने की अनुमति देता है, साइबर कैफे, ब्राउजर, मॉडेम या फिर आपका कंप्यूटर। तो बिल्कुल इंटरनेट साइट को देखने की अनुमति अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा क्या, ब्राउजर। कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल एक माध्यम है ही, लेकिन अगर और स्पेसिफाइड ब्राउजर लिखा है तो आप वही लेंगे। एक्चुअली में इसका कहने का मतलब है वेब ब्राउजर, है ना, इंटरनेट के द्वारा चलने वाला ब्राउजर या खोजने की प्रक्रिया। अगर बोले यहाँ पे कैफे, तो कैफे के अंदर बिल्कुल कंप्यूटर होगा। मॉडेम एक बिल्कुल इररिलेवेंट ऑप्शन है, मॉडेम का इस्तेमाल इंटरनेट की कनेक्टिविटी से संबंधित है, ना कि इसका इस्तेमाल करके आप कोई भी इंटरनेट साइट को देख पाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक से अधिक विंडो यदि खुली है तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए डैश कुंजी संयोजन है, ठीक है। प्रश्न को समझना जरूरी है। विंडो किसको बोलेंगे, जब हम लोग इंटरनेट पे सर्फिंग करते होते हैं, वहां पर अगर हम क्या करेंगे, कोई भी वेबसाइट्स को ओपन किए हैं, एक से अधिक अगर ओपन करोगे ना, वहां ऑप्शन रहता है, ध्यान देना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर विंडो। यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर थोड़ा ब्लर हो सकता है बट नोटिस करिए, काफी सारे यहाँ पे मेरे पास क्या खुले हुए हैं, विंडोज खुले हुए हैं। 1 2 3 4 5 विंडोज साइमल्टेनियसली मैंने क्या किया, यहाँ पे ओपन किया है। अगर मुझे बिना माउस की सहायता से, एक तरीका क्या होता है हमारे पास, माउस से यहाँ टच करना, यहाँ टच करना, एक एक बार लेफ्ट क्लिक करना, वो या तो उसमें आपको लेके जाएगा। इधर आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट से भी जा सकते हो। वही प्रश्नकर्ता पूछता है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लगाओगे यहाँ पे, तो सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल के साथ F5, F6, F7 या F8। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, व्यापम आजकल बहुत ज्यादा शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर जो आपका विंडोज में स्विच करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होना चाहिए वो होगा कंट्रोल F6। तो कंट्रोल के साथ यदि आप फंक्शन बटन का छठवां बटन दबाओगे तो ये आपके एक विंडो से दूसरे विंडो आपको क्या करेगा, लेके जाएगा। जरूर ट्राई करके देखिएगा इसको। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डेटा और प्रोग्राम कहां पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करेगा। तो देखिए प्रोसेसर का मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है वो, माइक्रो प्रोसेसर। और ये माइक्रो प्रोसेसर लगा कहाँ होता है, मदरबोर्ड के अंदर। और ये मदरबोर्ड कहाँ पे स्थित होता है, ये होता है सीपीयू के अंदर, ठीक है। एक सीक्वेंस है ध्यान रखने का। सीपीयू एक्चुअली में किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये है कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर। तो जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करेगा तो जो भी डेटा या प्रोग्राम है वो रहेगा कहां पर, तो वो रहेगा मुख्य मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में या कार्यक्रम मेमोरी। कार्यक्रम मेमोरी मतलब ये बोलना चाहता है प्रोग्राम मेमोरी। तो ये एक इररिलेवेंट ऑप्शन है, ऐसा कोई मेमोरी का सेगमेंटेशन नहीं है। डिस्क मेमोरी होता है लेकिन ये आंसर सही नहीं है।
अब दो में हमारे पास कंफ्यूजन होता है क्योंकि कंप्यूटर की मुख्यतः दो ही मेमोरी होंगी, इधर वो मुख्य मेमोरी या फिर इसको प्राथमिक भी बोलते हैं कई बार, ठीक है ना, वो मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी भी होती है या इसको कई बार सहायक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दो मुख्यतः कैटेगराइजेशन होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के, लेकिन बोल रहा है जब प्रोसेसर उनको फेच करेगा, एक्सेस करेगा, तब वो कहां से लेगा डेटा को, तो वो एक्चुअली में लेता है कहां से, मुख्य मेमोरी से, मुख्य या प्राथमिक मेमोरी से ही लेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसा कि ये कंप्यूटर है, ये तमाम इसके क्या दिख रहे हैं, मेमोरी सेगमेंट्स दिख रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन किए गए टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाना चाहिए? अगेन वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, ये भी ट्रेंडिंग में है। कैसे? फिर से गूगल का उदाहरण लेके बताऊंगी। आप अभी जब गूगल ओपन करते होंगे, गूगल में सर्च करने के लिए, गूगल सर्च इंजन, तो यहाँ पे जी करके लिखा रहता है, यहाँ पे हमको टेक्स्ट लिखने को वो बोलता है। यहाँ पर अब एक नया क्या आ गया है, ऐसा स्पीच रिकॉग्निशन आ गया है, और यहाँ पर अब एक नया आ गया है, कैसा, ऐसा इमेज जैसा एक ऑप्शन रहता है, नया यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, इससे ये काम किया जा सकता है। आप क्या करेंगे, कोई भी पेज रखिएगा अपने पास प्रिंटेड या टाइप्ड, और उसको आप क्या करना, उस कैमरा के इस पर्टिकुलर हिस्से को टच करिएगा। यहाँ पर आप टच करेंगे, कैमरा ओपन होगा, कैमरे से उस पेज की फोटो तस्वीर खींचेगा, आपको वो पूरा उस लिखे हुए जो टेक्स्ट है उसको क्या करके देगा, सेलेक्ट करके देगा, ठीक है। 3-4 ऑप्शन रहता है वहां पे, ट्रांसलेट करना है कि सेलेक्ट करना है कि वेब सर्च करना है, ऐसा कुछ। तो आप क्या करिएगा, उसको टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरे वर्ड फाइल या कहीं मैसेज वगैरह में जाके पेस्ट करिएगा, 100% कॉपी पेस्ट होगा। तो ये एक तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, तो OCR कहते हैं, CRT कहते हैं, RGB कहते हैं कि MIDI कहते हैं। तो अगर ना हिंदी मीडियम वाले लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारे कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज ना हम लोग इंग्लिश में ही याद रखना पड़ता है। यहाँ पर OCR अगर वो कह रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन भी बोलते हैं कई बार। CRT आपको पता है, कैथोड रे ट्यूब, और ये एक मॉनिटर का क्या होता है, प्रकार होता है। ध्यान आ रहा है, पहले ना आज से 10-15 साल पहले कुछ ऐसा वाला मॉनिटर बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, ये देख रहे हो आप फोटो यहाँ पर, बिल्कुल ऐसा मोटा आकार का रहता था वो, तो वही होता है CRT मॉनिटर। RGB, एक्चुअली ये RGB क्या है पता है, रेड ग्रीन ब्लू, जो कि टीवी के कलर्स क्या होते हैं, इसके संयोजन होते हैं। अगर बोले MIDI तो MIDI है ना, ये म्यूजिक वाला पोर्ट होता है, एक ये पोर्ट का नाम है जो कि आपके CPU में मौजूद होता है, साथ ही विभिन्न मल्टीमीडिया चीजों में भी ये मिलेगा आपको। मिडी पोर्ट म्यूजिक के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन अब समझ आया, अब आंसर बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन किए गए टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए होगा। उदाहरण भी यहाँ लिखा है, एक पूरा बुक का मैंने क्या किया, फोटो खींचा, स्कैन किया उसको, और दूसरी जगह मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। देख सकते हो आप बिल्कुल हूबहू क्या दिख रहा है, यहाँ पे पेस्ट होके दिख रहा है। तो आंसर सही कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को क्या किया जा रहा है, रीड किया जा रहा है। दैट टू कौन से मेथड से, ऑप्टिकल मेथड से, मतलब ये प्रकाश के सिद्धांत पे काम करने वाली एक डिवाइस होती है। लाइट बीम या फिर लेजर बीम के सिद्धांत पे क्या करेगी, काम करेगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। तो फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर जो भी फाइलें होंगी उनका लोकेशन पहचान करना है। उनका लोकेशन आप सभी जानते हैं, जैसे हमारे घर का क्या होता है, एक पता होता है, वैसे ही जो कंप्यूटर में रखे गए डेटा होते हैं उनका सबका भी एक क्या होता है, लोकेशन। उसी को आप मेमोरी लोकेशन या एक क्या बोल सकते हैं, फिजिकल लोकेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो कहता है RTOS, GIF, FAT या फिर पोस्ट। तो RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं लिख नहीं रही हूँ, बस ओरल बता रहे हैं, आप जरूर नोट करेंगे अगर नहीं जानते तो। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दिया गया है, नॉट एन एप्रोप्रिएट आंसर। अगला कहता है GIF, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। GIF आप सभी लोग जानते हैं ना, जिफ फाइल भेजते हैं आप लोग, एक छोटा सा फाइल जिसमें कोई पिक्चर आपको मूव करता हुआ दिखाई देता है। इसका फुल फॉर्म जरूर जानते होंगे, जानना जरूरी है, कमेंट में मुझे बताएंगे।
अगला अगर बोले फैट, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या, फाइल, अलोकेशन और क्या होता है, टेबल। यहीं पर वो सारी डेटा और उनके एलोकेटेड मेमोरीज क्या रहेंगे, लिखे होते हैं। और लास्ट दिखा रहा है पोस्ट, तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि रिलेटेड रहेगा आपके इंटरनेट के। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन 3 फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। यही है वो चीज जो फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए क्या करेगा, एक सूची बना के रखेगा, एक टेबल रखेगा जिसमें सारे डेटा और उसके मेमोरी के क्या रहेंगे, आपके पास नाम रहेंगे। आपके पास नहीं, इवन दो वो एक सिस्टम है, कंप्यूटर के अंदर क्या रहेगा वो आपका रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पर सभी जो कॉमन एक बटन दिख रहा है वो है एंटर, जो कि कीबोर्ड के यहाँ अवस्थित होता है। ये है आपका कौन सा बटन, एंटर। जब भी हम किसी प्रोग्राम को क्रियान्वित करते हैं या फिर अपने एमएस वर्ड के इस्तेमाल के दौरान एक लाइन नीचे आना चाहते हैं तो हम एंटर दबा देते हैं। अगर मैं बोलूं ये स्पेस कैसा बटन है, तो ये सबसे लंबा बटन जो होता है कीबोर्ड का, ये कहलाता है आपका स्पेस। तीन और बटन आपको यहाँ दिख रहा है, एक है आल्ट, कंट्रोल और कौन सा, शिफ्ट। तो ये जो तीनों होते हैं ये कौन से बटन होते हैं, मॉडिफायर कीज। दीज थ्री आर नोन एज मॉडिफायर कीज। इनका स्वयं में कोई अकेले इस्तेमाल नहीं है, दूसरे बटन के साथ मिलके ये उन बटन के काम में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मॉडिफायर कीज और स्पेस के साथ एंटर का कुछ कॉम्बिनेशन दिया है। बोलता है कि मैनुअली अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहो तो कौन सा शॉर्टकट की दबाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर दबाया जाएगा ऑप्शन 3 शिफ्ट धन एंटर। अगर आप शिफ्ट और एंटर दबाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, मैनुअली लाइन ब्रेक। लेकिन बाकी तीन कॉम्बिनेशन का भी एमएस वर्ड में कुछ इस्तेमाल होता होगा, तो देखते हैं उनका क्या इस्तेमाल है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि Alt और एंटर दबाओगे तो वर्तनी सुधार होगा, मतलब कि त्वरित आपका क्या होगा, स्पेलिंग सुधार होगा। अगर कंट्रोल के साथ दबाओगे तो डायलॉग बॉक्स पे डिफॉल्ट बटन करने की बजाय यहाँ पर एडिट कंट्रोल में क्या हो जाएगा, रिटर्न को सम्मिलित करेगा। अगर बोले शिफ्ट एंटर तो मैनुअल लाइन ब्रेक जैसा मैंने बताया, और स्पेस और एंटर जैसा कोई शॉर्टकट इसमें कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सही था हमारा, शिफ्ट धन एंटर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमेट्रिक डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में क्वेश्चन है, जो नहीं जानते क्या होता है, जनरली ऑफिस, आजकल तो स्कूल और कॉलेजेस में भी अटेंडेंस या उपस्थिति दर्ज करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट इधर आई के लेंस के स्कैन करके, हम फेस स्कैन भी होता है, इससे हम क्या करते हैं, अपने उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पहले से हमारा एक सैंपल उसमें दर्ज किया जाता है, रोज हम जब आके उसमें अपना थंब यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन कराएंगे, वो मैच करेगा, वो हमारे थंब से मैच हो रहा है कि नहीं, और हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। तो ये है एक डिवाइस जिसको बायोमेट्रिक डिवाइस कहेंगे। अगर मैं बोलूं ये कैसी डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है, बिजली की आपूर्ति करने की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें आप अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो ये जो आईसी वर्ड लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ सीजी व्यापम। आईसी का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी एकीकृत सर्किट बोलते जरूर हैं इसको कभी कभी, लेकिन ये लिखा रहता है इंटीग्रेटेड सर्किट करके, यहाँ पे ऐसा कुछ बिल्कुल देवनागरी में, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसा लिख के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट का एब्रीविएटेड टर्म था। प्रयुक्त आईसी चिप बनते किससे हैं, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। तो ये बनता है किससे, सिलिकॉन से। कभी आपको ऑप्शन में रहा सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो वो भी आप लगा पाओगे दोनों। सिलिकॉन और जर्मेनियम ही वो मेटल है जिससे आईसी चिप बनते हैं, सबसे ज्यादा ये बनेगा किससे, सिलिकॉन से, आंसर डी। अगर मैं बोलूं कि ये आईसी होता क्या है, तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ एक इमेज छोटा सा, ये क्या है, आपकी चिप नजर आ रही है, जिसके अंदर जो ये पार्ट है यही है सिलिकॉन से बना हुआ एक हिस्सा। अगर यहाँ पर एक और तस्वीर क्यों डाला गया है बताएं, तो ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स व्यापम पूछा है कि भारत में
सबसे ज्यादा ये चिप या इनके काम कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं बेंगलोर में। और ये बेंगलोर को इसीलिए क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट है आपके लिए, जरूर इसको याद रखेंगे, कभी भी फैक्चुअल क्वेश्चन में ये पूछता है। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, बेंगलोर में। कारण यही है कि सबसे ज्यादा वहां पर ये क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। तो देखिए ये एक क्वेश्चन रिलेटेड किससे लग रहा है, एब्रिविएशन से, फुल फॉर्म वाला। फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन देता ही देता है व्यापम, आप सभी जानते हो। यहाँ पर HTTP बोल रहा है, पहले तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बिल्कुल ऐसा कन्वर्ट कर लेना, ताकि थोड़ा सा देखने में आसानी जाता है। फुल फॉर्म पता है तो आप तुरंत लगा सकते हो, अदरवाइज आपको एक एक क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट मींस ऑप्शन, ये दोनों तो गलत ही हो गया क्योंकि हायर लिखा हुआ है, इसमें हाइब्रिड लिखा है, वो ऐसे ही गलत है। द लास्ट वन इज करेक्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि यहाँ पर मैं आपको सही आंसर बोली तो ये डी है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्या होता है। इसके बारे में अगर थोड़ा और इलेबोरेट करें ना, तो सुनना यहाँ पर ध्यान से। ये दिख रहा है आपको, एक लिंक जैसा नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे ना, तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक हिस्सा दिख रहा है HTTP करके, S भी लिखा है, कोई बात नहीं। एक दिख रहा है www, एक दिख रहा है कोई .com करके नाम, और एक स्लैश करके और उसके अंदर के नाम। एक्चुअली में ये कंप्लीट कहलाता है एक यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अगेन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। HTTPS जो लिखा हुआ है ना, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब ये एक सिक्योर्ड वेबसाइट है, ये पुष्टि करता है। यहाँ पर कोलन और डबल स्लैश के माध्यम से ये आपके सब डोमेन से अलग किया गया है। ये लिखा है यहाँ पर क्या, प्रोटोकॉल, नीचे क्या लिखा है, सब डोमेन वर्ल्ड वाइड वेब, उसको आपके डोमेन नेम से अलग किया गया है एक डॉट के द्वारा, और वो कहलाता है आपका डोमेन नेम। ये डोमेन नेम यूजर डिफाइन करेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर पहले से डिफाइंड रहेगा। अब आखिरी में एक लिखा होता है .com, ये एक डोमेन नेम एक्सटेंशन है, जहां पर व्यापम ये भी प्रश्न पूछता है कि ये .com का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमर्शियल इसका फुल फॉर्म है। इट मींस ये जो आपका वेबसाइट है वो कमर्शियल पर्पस के लिए क्या किया जाता होगा, इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है। यहां तक आ गए। अब ये स्लैश करके पीछे क्या क्या लिखा है, तो जहां पर आप इस वेबसाइट के, याद है बहुत सारे वेबसाइट के अंदर भी अलग अलग क्या होते हैं, टैब्स होते हैं, उनमें जब आप जाते जाते हैं तो जो वेबसाइट है उसको नोट करते जाता है, ये वही चीज है। हमने क्या किया होगा, होस्टिंग करके अंदर गए होंगे, ट्यूटोरियल्स के अंदर गए होंगे, व्हाट इज समथिंग के अंदर गए हैं, तो ये बता रहा है कि वो हम इस पर्टिकुलर पेज के पाथ में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये है एक यूआरएल, और यूआरएल का एक क्या है, ये स्टैंडर्ड मानक आपका क्या है, फॉर्म है, जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन नेम एक्सटेंशन, फिर पाथ। पूछा है व्यापम, इनको क्रम में जमाइए करके, कौन सा वैध है कौन सा अवैध है करके, यूआरएल से प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखेंगे, काम हो जाएगा आपका। तो हमने जाना HTTP से रिलेटेड अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मतलब हम सभी जानते हैं प्रकाश से संबंधित ये शब्द है आपका। मेमोरी के कॉन्फ़िगरेशन को पूछता है कौन सा ऑप्टिकल है, बबल, फ्लॉपी, सीडी रोम या कोर मेमोरीज। तो इसका सही आंसर होगा सीडी रोम, सीडी करके यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी करके अगर आप लिख देंगे, यही है आपका ऑप्टिकल मेमोरी। देख पा रहे हैं ये सीडी कैसेट, हमने सबने इसको देखा है बचपन से, तो यही है आपका एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, दैट इज सीडी। सीडी में भी कई प्रकार होते हैं, सीडी रोम होता है, सीडी आर होता है, सीडी आर डब्ल्यू होता है, उसके बाद डीवीडी होता है, एचवीडी होता है, बीआरडी होता है। सबके फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये सभी होते हैं ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइसेस, ध्यान रखेंगे। ये है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा है। तो एक आसान सा प्रश्न पूछता है, ये है आपका सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म भी जरूरी है याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके कुछ क्या होते हैं, अंदर कुछ भाग होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इसका कौन सा, कंट्रोल यूनिट, शॉर्टकट में मैंने सीयू लिखा है। एक इसका होता है कौन सा, मेमोरी यूनिट, उसको मैंने शॉर्टकट में एमयू लिखा है। दोनों यूनिट दिया है, बोलता है तीसरा कौन सा है।
माइक्रो यूनिट, प्रोसेसर यूनिट, आउटपुट यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ALU, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यहीं पे लिख देती हूँ, यूनिट, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा AL और U का ये फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ALU इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ईडीपी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईडीपी का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, डेटा पर्सनल डेटा पार्ट या फिर डेटा प्रोसेसिंग? तो ये भी एक एब्रिविएटेड टर्म है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका सही आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म ही है क्या? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ये है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो आपको मालूम है बहुत समय से कंप्यूटर बनते जा रहे हैं, अलग अलग जनरेशन से बनते हैं। एक समय पैकमैन नाम का एक कंप्यूटर बना था जो काफी फेमस भी हुआ था। काम क्या था उसका? बैंक में होता था इस्तेमाल, शेयर बाजार में, खेल में, कि पुस्तक के प्रकाशन में? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, फिर से ध्यान रखना है इसको। ये जो दिख रहा है ना आपको एक कंप्यूटर, ये जो बच्चा यहाँ पर कुछ गेम जैसा खेल रहा है, ये है एक पैकमैन कंप्यूटर। कुछ इसका अलग ही हमको क्या दिख रहा है? मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है। बच्चे के हाथ में एक क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? गेम खेलने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक इनपुट डिवाइस, क्या बोलते हैं उसको? बिल्कुल, जॉयस्टिक, है ना। तो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो इस्तेमाल किया जाता था खेल के लिए, गेम खेलने के लिए। ये क्या किया गया था? इस्तेमाल किया गया था, काफी प्रसिद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी से हुआ? वही बात जो मैं अभी बता रही थी, हमने 5 पीढ़ियों में क्या किया है? कंप्यूटर को क्या किया है? डिस्टिंग्विश किया है। 1 2 3 4 5, पांचवें जनरेशन में अभी हम लोग वर्तमान में है। और पूछता है मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कौन से जनरेशन से आया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस हिस्से से प्रश्न पूछता है व्यापम। तीसरी पीढ़ी इसका आंसर होगा, जो कि लगभग 64 से 75 के आसपास में जो बने हुए कंप्यूटर्स थे उनको तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हम लेते हैं। उस समय मल्टी प्रोग्रामिंग जो हुआ था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ था? इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। एक्चुअली ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है, वहां मैं क्लासरूम में आपको ये डिटेल में बताती हूँ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? तो इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करता है प्रोटोकॉल। इसका मतलब ऐसे कुछ नियम कानून जो इंटरनेट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं जब आप संदेश को भेजते हैं या प्राप्त करते हैं उस दौरान। कौन सा होगा? जावा, टीसीपी, आईपी, एचटीएमएल या ये सभी? तो जावा एक्चुअली में है क्या? नहीं, ये एक प्रोटोकॉल का नाम नहीं, ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तो आपने वहीं से कट कर दिया क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। बात करें टीसीपी आईपी की, ये एक प्रोटोकॉल है। और एचटीएमएल भी एक क्या है? आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग के दौरान इस्तेमाल होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, जरूर नोट करना। यहाँ पे ऑप्शन डी भी गलत हुआ, एक ही सही आंसर मिल रहा है हमको, ऑप्शन बी, टीसीपी आईपी। पूरा दोनों ही एक साथ इस्तेमाल होने वाला टर्म है, एक साथ याद रखेंगे। फुल फॉर्म भी बहुत जरूरी है, व्यापम द्वारा पूछा गया है ये कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये है इसका फुल फॉर्म, जो इंटरनेट का एक इस्तेमाल होने वाला प्रसिद्ध क्या है? आपका प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जरूर करके इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा इनमें से ईथरनेट से संबंधित है? मैन, लैन, रैन और वैन। तो आपको पता होना चाहिए कि ईथरनेट जो है वो लैन से कनेक्टेड क्या है? एक संबंधित शब्द है। लैन मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय लैन? लोकल एरिया नेटवर्क। जब आप नेटवर्क पढ़ते हैं उस दौरान लैन, मैन, वैन ऐसी चीजों से पाला पड़ता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ईथरनेट से संबंधित एक टर्म है। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लास्ट जो लिखा है वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीनों ही आपके जानने लायक बातें हैं। रही बात ईथरनेट की, तो देख पा रहे हो लैपटॉप हो गया, चाहे कंप्यूटर हो गया, चाहे विभिन्न अलग अलग कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए आपस में एक बिल्कुल सीमित दायरे में ये क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। लैन से संबंधित ये एक शब्द है आपके लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि पीसी पर हम जब कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो उस समय अस्थायी रूप से वो कहाँ सेव होते रहता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। रैम, सीडी रोम में, सीपीयू में या फिर रोम में?
तो ये CD रोम तो वही वाला जो CD कैसेट में आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, जो थोड़ा सा चमकते रहता है, तो वहां स्टोर ये एक्चुअली नहीं होता है। CPU में होता जरूर है, लेकिन CPU के भी अंदर एक कैटेगरी है जहां होता है, तो डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते। रैम और रोम में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली में ये अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में, कंप्यूटर की मेमोरी में। बहुत डिटेल में इस हिस्से को मैं बताती हूँ। तो रैम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर करके मुझे इन्फॉर्म करेंगे, हम आगे और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इस प्रश्न को डील करते हैं। किलोबाइट इट मींस केबी कितने बाइट के बराबर होती है? मेमोरी यूनिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आता है इसमें से प्रश्न। बहुत सारा इसमें इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, याद जरूर करिएगा। ये किसके बराबर है पहले डील कर लेते हैं। 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, गीगाबाइट या नन ऑफ दिस। तो पहले तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला है, गीगा और मेगा भी नहीं होंगे। ये बराबर होता है 1024 बाइट के। कभी कभी इसको स्टूडेंट्स 1000 केबी करके भी याद रख 1000 के इक्विवेलेंट भी याद रखते हैं। 1000 बाइट के इक्विवेलेंट, जहां पे इस कैपिटल बी से इस बाइट को ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगर बताए ना कि ये क्या चीजें हैं, तो देखिए आप सभी को मालूम है कंप्यूटर जो है हमारा वो किस पे काम करता है, बाइनरी डिजिट पे काम करता है, उसको समझता है। तो यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। बाइनरी डिजिट पे काम करता है, जिसको एब्रिविएशन में हम बिट बोलते हैं। बिट मतलब होता है 0 या 1। अगर मैं वहीं पर 4 बिट को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो वो निबल बनाएगा। 8 बिट को जोड़ दूं तो क्या बनाता है, बाइट बनाता है। वहीं से कंसेप्ट शुरू होगा। अगर मैं 1000 बाइट्स को एक साथ रख दूं तो वो 1 किलोबाइट कहला रहा है। यही क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल ये तीसरा जो कॉलम दिख रहा है ना, तीसरे कॉलम का ही क्वेश्चन बना हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये 1024 बाइट मतलब कितना होगा, 1 किलोबाइट। वैसे ही अगर 1024 किलोबाइट लिख दूं तो कितना होगा, 1 मेगाबाइट। वैसे ही 1024 मेगाबाइट कितना हो जाएगा, गीगाबाइट। और ये चलता रहेगा, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट एंड सो ऑन। तो ये जो यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, याद करना है। और नहीं तो आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइन करके बता देती हूँ, एटलीस्ट आपको 0 बाइट तक तो याद रखना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस पर्टिकुलर हिस्से को। ये टेबल आपको यही छोड़े जा रहे हैं, आप इसको क्या करिएगा, याद करिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए किलोबाइट किसके बराबर है, तो किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। तो सही आंसर था ऑप्शन ए। तो इस तरीके से ये जो हमारा कंप्यूटर का एमसीक्यू लेक्चर था यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बनिए, पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड।